बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आए राज की तीसरी किस्त का आगाज करते हैं। छत की दरारों में से और बंद खिड़कियों के चढ़े हुए दरवाजों से सूरज की रोशनी छन छन कर उनके चेहरों पर पड़ी तो वह नींद से बेदार हुए। फवाद, हुरिया और खयाम धीरे धीरे आंखें खोल रहे थे, मगर विशा को अपनी की तलब हो रही थी। वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। उसने अपने करीब पड़ी हुई पानी की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगा ली। उसकी नजर इर्द गिर्द के माहौल पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे का माहौल तब्दील हो चुका था। फर्श साफ सुथरा था, उस पर गंदगी नाम की कोई चीज नहीं थी। गंदे कपड़ों से ढंपा हुआ वो सीधा फर्नीचर नए फर्नीचर की तरह दमक रहा था। पानी विशा के मुंह में ही रह गया। उसने बमुश्किल पानी हलक में उतारा तो खयाम को झंझोड़ते हुए उठाने लगी। खयाम उठो, क्या बात है, सख्त नींद आ रही है। एक सूरज सोने नहीं दे रहा, ऊपर से तुम। विशा ने एक बार फिर उसे झंझोड़ के रख दिया। उठो खयाम। विशा की घबराई हुई आवाज से फवाद और हुरिया भी उठकर बैठ गए। खयाम बड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। अब बताओ क्या मुसीबत आ गई है? मेरी तरफ नहीं, सामने देखो। विशा ने उसका चेहरा सामने की तरफ मोड़ दिया। खयाम के साथ साथ फवाद और हुरिया की भी हैरत में डूबी हुई आवाज निकली। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? फवाद ने फुर्ती से अपने बैग से अपनी पिस्टल निकाल ली। उसका मतलब है कि यहाँ पर कोई है। हाँ, बिलाशुबा हमारे आने से पहले यहाँ कोई रहता होगा। वो चारों यकदम चौकन्ने हो गए। हुरिया और विशा धीरे धीरे चलते हुए फर्नीचर के करीब आई। हुरिया ने सोफे को छुआ। एक रात में कोई इंसान इतनी सफाई कैसे कर सकता है, वो भी तब जब यहाँ बिजली भी ना थी। सफाई की बात तो जहन मान सकता है, मगर ये गला सड़ा फर्नीचर ये कैसे नया बन गया? विशा सोफे के करीब आई। खयाम ने भी अपनी गुन निकाली और विशा से मुखातिब हुआ। तुम दोनों यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। वो दोनों रेस्ट हाउस के सारे कमरों में गए। बाकी कमरे में हॉल की तरह साफ सुथरे थे और उनके फर्नीचर चमक रहे थे। खंडर नुमा रेस्ट हाउस एक खूबसूरत रिहाइशगाह में तब्दील हो गया था। फवाद ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, कौन है यहाँ, सामने आओ। मगर हर तरफ सन्नाटे ये सरगोशी कर रहे थे कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। इन चारों के अलावा इस रेस्ट हाउस में कोई नहीं था। वो दोनों किचन में दाखिल हुए तो हर चीज अपनी जगह सलीके से सेट थी। डाइनिंग टेबल पर गरम गरम नाश्ता लगा हुआ था और उसके साथ ताजा फल पड़े थे। फवाद ने हैरानी से खयाम की तरफ देखा। यार, इन गैर आबाद पहाड़ों पर और इस खंडर में ये सब कुछ कैसे? वो पूरे रेस्ट हाउस में किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। खयाम ने अपना सूखा हुआ हलक तर लिया। हो सकता है कि वो शख्स बाहर गया हो। बाहर जाने का दरवाजा तो अंदर से बंद है। उसके अलावा बाहर जाने का कोई और रास्ता ही नहीं। फवाद ने अपनी गन बेल्ट में डाल ली। जो कुछ भी है, किसी ने ये नाश्ता हमारे लिए ही बनाया है। मेज पर पूरी 4 प्लेटें पड़ी हैं। खयाम ने कहा, मगर हम ये चीजें नहीं खा सकते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फवाद ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा तो उसकी नजरें किचन की दीवार पर ठहर गईं, जहां किसी ने खून से लिखा था, दिल समाती और सनसनाती दुनिया में तुम्हारा खैर मुकद्दम। विशा, हुरिया जल्दी आओ। खयाम के पुकारने पर विशा और हुरिया किचन में दाखिल हुई। दोनों तहरीर पढ़कर दम बखुद रह गईं। ये तहरीर इस बात का सबूत है कि इस रेस्ट हाउस में किसी मावराई कुव्वत का बसेरा है, विशा ने कहा। हुरिया ने दीवार के करीब जाकर दीवार को छुआ तो खून में चटपटाहट अभी तक मौजूद थी। ये तहरीर ताज़ा खून से लिखी गई है। किसी ने वाकई हमें खुशामदीद कहा है, मगर हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। यह कहकर हुरिया ने अपने दोनों बाजू मशरिक व मगरिब की सिमत की तरफ फैला लिए। आंखें बंद कर लें और बुलंद आवाज में गोया हुई, हम तुम्हारे मेहमान जरूर बनेंगे, मगर हमें सबूत दो कि तुम कोई मावराई कुव्वत हो या इंसान हो। हुरिया, ये तुम क्या कर रही हो? फवाद हुरिया की तरफ बढ़ने लगा तो जिस्म को झुलसा देने वाली तेज हरारत ने उसे हुरिया से दूर कर दिया। हुरिया जिस हालत में खड़ी थी उसी हालत में जैसे पत्थर की हो गई। विशा और खयाम भी उसे पुकारते रहे, मगर उसने किसी की तरफ भी पलटकर नहीं देखा। कुछ देर के बाद जब वो अपने दोस्तों की तरफ पलटी तो उसके चेहरे के कद्दोखाल तब्दील हो चुके थे। चेहरे की जिल्द सलीटी माइल हो के सलवटों में तब्दील हो चुकी थी। विशा चीख कर खयाम के कंधे से लग गई। हुरिया मर्दाना करचदार आवाज में बोली, दिल समाती और सनसनाती दुनिया में खुश आमदीद। तुम फानी दुनिया के कमजोर लोगों को छोड़कर हमारी दुनिया में शामिल होने आए हो। अपने दिल से इंसानों के डर को निकाल फेंको। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। एक वेम्पायर की ताकत उसका इरादा होती है। जिस मिशन पर आए हो सिर्फ उस पर ध्यान दो। मुझे अपना दोस्त समझो। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हारे पुकारने से पहले हल कर दूंगा। मैं वहान हूँ, बार बार जाहिर नहीं हो सकता। मेरी पूरों में भी आग है।
मेरी सांसों में भी कुछ देर यहाँ और रुका तो ये रेस्ट हाउस जलकर राख हो जाएगा, और साथ में तुम्हारी दोस्त भी। आवाज के खत्म होते ही हुरिया का जिस्म बिजली के से झटके लेने लगा। एक सफेद हेवला उसके जिस्म से निकलकर हवा में तहलील हो गया। हुरिया जमीन पर इस तरह गिरी जैसे किसी ने उसे पटक कर जमीन पर दे मारा हो। फवाद ने उसे सहारा देकर बिठाया। वो निढाल थी, उसे पानी पिलाया। मुझे क्या हुआ था? हुरिया ने अपने बिखरे हुए बालों को समेटते हुए फवाद की तरफ सवालिया नजरों से देखा। कुछ नहीं, तुम्हें चक्कर आ गया था। फवाद ने हुरिया को सहारा देते हुए खड़ा किया। वो चारों डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठ गए। भूख तो बहुत लगी है, क्या ख्याल है? खयाम ने फवाद से पूछा। फवाद ने लापरवाही से कहा, देखा जाएगा, शुरू करो। हुरिया ने प्लेटों के ऊपर हाथ रख लिए। ये किसी की साजिश भी हो सकती है। खयाम ने तमस्खराना अंदाज में हुरिया की तरफ देखा। खुद हमें नाश्ते की पेशकश करके अब मना कर रही हो, क्या मतलब? हुरिया ने हैरत से खयाम की तरफ देखा। फवाद ने मुस्कुराते हुए हुरिया से कहा, तुम नाश्ता करो, हम तुम्हें बाद में सारी बात बता देंगे। उन चारों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद चारों अपने मिशन की तैयारियों में मसरूफ हो गए। प्रोफेसर हसनान और अरीबा खयाम, विशा, हुरिया और फवाद के वालदैन के साथ मुसलसल उन चारों की तलाश में मसरूफ थे। जूं वक्त गुजरता जा रहा था, उन चारों के वालदैन के खदशात बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रोफेसर हसनान और अरीबा पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। तकरीबन पूरा दिन ही वो लोग तलाश में मसरूफ रहे। रात को थक हार कर वापस होटल आए तो गुमशुदा स्टूडेंट के वालदैन अपने अपने कमरों में चले गए। प्रोफेसर हसनान और अरीबा अपने अपने कमरों के जाने के बजाय बाहर बेंच पर ही बैठ गए। रात के अंधेरे में उस पहाड़ का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। आसमान पर टमटमाते हुए सितारे इतने करीब महसूस हो रहे थे कि ये गुमान हो रहा था जैसे वो इस आसमान में ही कहीं मौजूद हैं। पहाड़ों के नशीबो फराज पर जगमगाते हुए घर भी इस तरह दिखाई दे रहे थे जैसे कुदरत ने कुछ सितारे उन पहाड़ों पर भी फेंक दिए हों। मगर ये सारी खूबसूरती हसनान और अरीबा के लिए बेमायनी हो गई थी। अरीबा की आंखों में नमी तैर रही थी। हसनान, ये सब क्या हो गया? हम कितने शौक से स्टूडेंट्स को तफरी के लिए लेकर आए थे और इस परेशानी का शिकार हो गए। मुझे तो बार बार इस गलती का एहसास होता है कि हमने उन चारों पर नजर क्यों नहीं रखी। उनका अजीब बर्ताव देखकर हमें उन्हें अपने साथ ही नहीं लाना चाहिए था। हमारे स्टाफ की, यूनिवर्सिटी की जिस कदर बदनामी हुई है। प्रोफेसर हसनान ने लंबा सांस खींचा। ये सब बातें तो काबिले बर्दाश्त हैं, मगर ये सोच रहा हूँ कि अगर उन चारों को कुछ हो गया तो उनके वालिदैन पर क्या गुजरेगी। मरी का कोई होटल हमने नहीं छोड़ा। मरी के करीब इलाकों के होटलों में भी ढूंढा। दूर दराज के इलाकों में तो वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, मगर फिर भी वहां पर फोन के जरिए होटल्स के मालिकान से राब्ता है। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे शहर में पुलिस फैली हुई है। वो चारों आखिर गए कहाँ? अरीबा मुसलसल कुछ सोच रही थी। फिर उसने हसनान की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि हमें उनके वालिदैन को उन चारों की गुज़िश्ता दिनों की हरकत से आगाह करना चाहिए। इससे भी उन चारों की तलाश में मदद मिलेगी। आखिर उन चारों के जहन में चल क्या रहा था? उन्होंने खाई में छलांग लगा दी। इन चारों की गैर अखलाकी हरकत का नोटिस ना लेने के जिस कदर जिम्मेदार हम हैं, इतने ही जिम्मेदार उनके वालिदैन हैं। सुबह होते ही अरीबा और हसनान ने उन चारों के वालिदैन को बाहर लॉन में बुलाया। वो सब बाहर लॉन में कुर्सियों पर बैठ गए। परेशानी से सबकी हालत बहुत खराब थी। एक रात मजीद गुजर जाने के बाद उनका हौसला टूटने लगा था। फवाद के वालिद हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। हसनान की बात शुरू करने से पहले ही वो बोल उठे, अब यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है? आप लोग बातें करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हमारा वक्त बर्बाद ना करें, हम अपने तौर पर अपने बच्चों को ढूंढेंगे। प्लीज अंकल, आप तहम्मुल से हमारी बात तो सुने। अरीबा ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और फिर हसनान को खामोश रहने का इशारा करके खुद बात शुरू की। देखिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का तयीन करना जरूरी होता है। इसी तरह चारों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि गुमशुदा होने से कबल वो चारों किस किस्म के हालात से दो चार थे। इन दिनों उनकी हरकत क्या थी, वो किस किस्म के लोगों से मिल रहे थे। मेरा मतलब है कि वो किस रास्ते पर चल रहे थे। ऐसा क्या हुआ था उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अगर इन सब बातों का इल्म हो जाए तो ये भी मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ गए होंगे। ख्याम की वालदा को अरीबा की बात मायने खेज लगी। वो बाकी लोगों से मुखातिब हुई। मेरा ख्याल है कि आप मर्द हजरात यहीं ठहरे और हम ख्वातीन अपने घरों में जाके उनके कमरों की तलाशी लेती हैं। उनके कंप्यूटर से भी मालूम किया जा सकता है कि उनका मेलजोल किन लोगों से था। विशा के वालिद ने भी उसकी बात की तायद की और कहा, इस इलाके का तो हमने चप्पा चप्पा छान मारा है। वैसे भी इधर पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। हमें उन्हें दूसरी जगहों पर तलाश करना चाहिए। मिस अरीबा के कहने के मुताबिक हमें उनकी चीजों की तलाशी भी लेनी चाहिए। मैं आज ही घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। हसनान ने अरीबा से सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम जो बात कहना चाहती थी वो कह दो। तुम्हारी बात ये सब ज्यादा गौर से सुनेंगे। अरीबा ने बात शुरू की तो बोलते बोलते खामोश हो गई। नदामत के एहसास से उसकी जबान में जैसे बल आ गया, क्योंकि वो जो कुछ बताने जा रही थी उसका जिम्मेदार उसका स्टाफ भी था।
फिर भी उसने हिम्मत करके दोबारा बात शुरू की। यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट की निस्बत इन चारों का बर्ताव बहुत अजीब था। तालीमी हालत का तो आप लोगों को इल्म है, वो क्लास में सबसे पीछे थे। हैरत की बात तो ये थी कि उनका हर अमल एक जैसा था। एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि उनकी कुछ बातें जो हमें आप लोगों के इल्म में लानी चाहिए थी, उनसे हम आपको आगाह नहीं कर सके। प्रोफेसर हसनान ने एक बार हुरिया के बैग की तलाशी ली तो उन्हें उसके बैग से ब्लैक मैजिक की किताब मिली। इसी तरह से उन्होंने क़याम के बैग की तलाशी ली तो उन्हें उसके बैग से ड्रग्स मिली। हसनान ने प्रिंसिपल साहब को इन बातों से आगाह किया तो उन्होंने हुरिया और क़याम को अपने ऑफिस में बुलाकर समझा दिया, मगर आप लोगों को इस सारी सूरत हाल से आगाह नहीं किया। हुरिया और क़याम के वालिदैन किस किस्म का सख्त रद्द अमल जाहिर करने के बजाय सर झुकाए खामोश थे, जैसे वो खुद भी अपने बच्चों की इन हरकत से वाकिफ थे। हुरिया की वालदा ने टिशू से अपने आंसू पूछे। इन सब बातों का जितना जिम्मेदार आपका स्टाफ है, उससे कहीं ज्यादा ये जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है कि ये तो असातिज़ा की काविशों का नतीजा था कि वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, मगर रिश्तों के मामलात में वो इस कदर बागी कैसे हो गए? उनका बर्ताव ऐसा जारहाना हो गया कि उन्हें हर तरफ से धुतकार और नफरत मिलने लगी। ऐसा क्या जहनी इंतशार था कि वो ड्रग्स की तरफ माइल हो गए? हुरिया की वालदा फूट फूट कर रोने लगी। उन चारों के वालिदैन एक रोज के लिए अपने अपने घरों को लौट गए। उन्होंने उन चारों के कमरों में अच्छी तरह तलाशी ली, उनके कॉन्टैक्ट चेक किए और जो अशिया खास लगी उन्हें एक बैग में टाल लिया। खवातीन अपने घरों में रह गईं और उन चारों के वालिद दोबारा मरी पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की मदद से तलाश का दायरा वसी कर दिया और दूर दराज के इलाकों में भी तलाश शुरू कर दी। हसनान और अरीबा ने बाकी स्टूडेंट्स को उनके घरों तक पहुंचा दिया और खुद वहीं ठहर गए। देवहिकल पहाड़ों की खामोशी वादी में चीड़ के दरख्तों में गूंजती बंदों की चीखदार आवाजें सन्नाटे को दहला रही थीं। छोटे छोटे जानवरों की आवाजें साथ शामिल हो जाती तो यूं महसूस होता गोया दो कबीलों में जंग छिड़ गई है। बंदों का गौल अचानक फूटने वाले फवारे की तरह नमूदार होता और वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगों के तबादले में मसरूफ नजर आते। मादाएं अपनी पेट पर बच्चों को चढ़ाए इस सिलसिले में बहुत फुर्तीली नजर आती। फवाद और ख़याम सहन में बैठे अपने हथियारों की सफाई में मसरूफ थे। विशा बड़ी सी शॉल ओढ़े धीरे धीरे टहल रही थी। वो सहन में लगे खूबसूरत गोल पत्थरों पर पांव रखते हुए मुसलसल सोच रही थी कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये इमारत खंडर थी और ये फर्श नहीं थी। यहाँ बस मिट्टी ही मिट्टी थी, या तो किसी मावराई कुव्वत ने जादू से ये सब कुछ बदल दिया। फिर हम कई साल पीछे माजी में पहुंच गए जब ये रेस्ट हाउस नया नया बना था। वो चलते चलते कब क्यारी के पास पहुंच गई उसे मालूम ही ना हुआ। हरे हरे ताजे पत्तों की डाली ने उसके हाथ को छुआ तो वो हड़बड़ा के रह गई। उसने सहमी सहमी नजरों से पौधों से भरी क्यारी की तरफ देखा। इस संगलाख जमीन पर ये जीते जागते सांस लेते पौधे कहाँ से आ गए? उसने सिर्फ गुलाब की पत्तियों को हाथों से छुआ तो उसकी उंगलियां लहू से भर गईं। वो चीख कर दूसरी तरफ पलटी तो ख़याम से टकरा गई। ख़याम, ये देखो मेरे हाथ। इसने ख़याम के सामने हाथ फैला दिए। ख़याम ने उसके हाथों को छुआ। क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? ये तो साफ है। विशा ने फटी फटी आंखों से अपने हाथों की तरफ देखा। मैंने गुलाब के फूल को छुआ तो मेरे हाथों में लहू लग गया। कौन सा गुलाब? वहां क्यारी में तो गुलाब के पौधे ही नहीं। विशा ने क्यारी की तरफ देखा तो वाकई वहां गुलाब का पौधा नहीं था। विशा ने ख़याम का हाथ पकड़ा और उसे अंदर कमरे में ले गई। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। विशा उसके करीब बैठ गई। ख़याम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह बहुत अजीब है। हम में से कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि जब हम यहाँ आए तो ये जगह खंडर थी, फिर एकदम सब कुछ बदल गया। ये रेस्ट हाउस किसी शैतानी ताकत की आमा जगह है। यकीनन ये कई साल पहले ऐसे ही होगा जब उसमें इंसानों की गहमा गहमी होती होगी, मगर लैंडस्लाइडिंग में जिन लोगों की जान चली गई, क्या पता उनकी रूहें भी इस रेस्ट हाउस में भटकती हों। ख़याम ने विशा के सहमे हुए चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। इन सब बातों से वो लोग डरते हैं जिनकी आंखों में जिंदगी के ख्वाब होते हैं, मगर हम जिस मंजिल के मुसाफिर हैं उसकी राह में दौड़ खौफ को हमने अपने पैरों की धूल में रोंदते हुए आगे बढ़ना है। फवाद कमरे में दाखिल हुआ। ख़याम, आज मगरिब के बाद ही हम अपना अमल शुरू कर देंगे। फवाद ने ख़याम के करीब बैठते हुए कहा। हुरिया भी उनके साथ बैठ गई। ख़याम ने फवाद की तरफ देखा। अभी ये ठीक नहीं। क्यों? फवाद ने पूछा। हमें ये अमल पहाड़ों के वस्त में करना है और आग भी जलानी है। हमारी तलाश में पुलिस के आदमी चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। 2 रोज तक देख लेते हैं, उन लोगों को यकीन हो जाए कि हम इस इलाके में नहीं हैं, मगर हम तो बहुत लेट हो जाएंगे। 2 दिन के बाद भी तो वो लोग इस इलाके में हो सकते हैं। वैसे भी वो अमल ऐसा है कि उसके पूरे होने के बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फवाद की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि ख़याम बोल पड़ा। इस बात की क्या गारंटी है कि हम पहली बार में ही उस अमल में कामयाब हो जाएंगे? फवाद ने उठकर ख़याम का गिरेबान पकड़ लिया। तुम कमजोर हो तो दफा हो जाओ हमारे ग्रुप में से। हुरिया ने फवाद को ख़याम से पीछे किया। ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है। तहम्मुल से बैठकर कुछ सोचते हैं। तुम दोनों की बात अपनी जगह ठीक है, हम और कोई रास्ता निकाल लेंगे।
फवाद हुरिया के साथ जमीन पर बैठ गया। खयाम भी गुस्से से सर को झटक कर बैठ गया। सारे खामोशी से सर झुकाए कुछ देर बैठे रहे। फिर हुरिया खयाम से गोया हुई। हमारे अमल के लिए यही शर्त है ना कि जिस जगह अमल किया जाए वो जगह पहाड़ों के वस्त में हो। यहाँ से खुला आसमां दिखाई दे तो ये अमल हम रेस्ट हाउस के सहन में कर सकते हैं। खयाम बिला तामिल बोला, तुमने तो देखा है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से सहन का आधा हिस्सा ठक गया है। थोड़े से हिस्से से ही आसमान दिखाई देता है। हुरिया फौरन बोली, दिखाई तो देता है ना, तुम लोग खामखा वहम करके किसी मुसीबत में फंस जाओगे। विशा ने भी हुरिया की तायद की। मुझे भी हुरिया की बात से इत्तफाक है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर आज ही मगरिब के बाद वो अमल कर लेना चाहिए। फवाद खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा। फिर वो उठकर कमरे से बाहर सहन में चला गया। खयाम भी उसके पीछे पीछे सहन में चला गया।